हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप? माय डियर, आज के इस वीडियो में हम नील बोर के मॉडल के बारे में और बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नील बोर के मॉडल के बारे में बात की थी और मैंने कहा था आपको कि नील बोर वॉज वेरी सक्सेसफुल इन डिफीटिंग सॉर्ट ऑफ रदरफोर्ड। क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल को उन्होंने कहा था कि आपका मॉडल गलत है और मैं जो मॉडल बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और बहुत सही है। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात की थी जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं नील बोर के ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में, ऐसे उनके मॉडल के बारे में जो अमेजिंग है। अब मैं आपको बता दूं कि नील बोर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की थी। उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने अपने मॉडल को डिफाइन किया था। ठीक है, और उन्होंने इस मॉडल को डिफाइन करते वक्त खूब सारी प्रॉपर्टीज लाइक रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी है, वो सारी की सारी बातों में बात की थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा क्यों कर पाए थे। तो मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि बेटा नील बोर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिशियन और उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी और वही कैलकुलेशंस हम करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम क्या बात करने वाले हैं, नील बोर का वो एक्सटेंडेड फॉर्म जिसके बारे में हम पिछले क्लास से बात कर चुके हैं, उसके बारे में आज और डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तब अब बात करते हैं नील बोर ने क्या कहा था। तो नील बोर ने, रदरफोर्ड ने ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। और ये भी आपको याद होगा कि उसके जो मॉडल था, उनके मॉडल को हमको नील बोर ने डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या बात की थी वो थोड़ा सा और बात करेंगे। उसके बाद इन सारी कैलकुलेशन को हम एम्फेसाइज करेंगे और इस वीडियो में हम बहुत आराम से बात करेंगे, मतलब कैलकुलेशन बहुत आराम से जाएंगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि नील बोर ने क्या बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एटम की बात करो तो एटम कंटेन्स द टोटल चार्ज पॉजिटिव एंड टोटल मास कंटेन इन ए वेरी स्मॉल एरिया नोन एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फाइन, ये तो बात रदरफोर्ड ने की थी, बट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सब जगह रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर पाथ को ले रहा है और उस पर्टिकुलर पाथ की एक खास बात होनी चाहिए। जो पाथ वो ले रहा है उसे एक खास बात है। क्या खास बात है? तो खास बात ये बोला कि वो वही पाथ होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, याद सुनना, ये वही पाथ लेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, लिखता हूं नाम से, कैसा है, क्वांटाइज्ड। वो सिर्फ वही पाथ ले सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। तो अब सबसे पहले बात आती है क्वांटाइज्ड मींस फिक्स्ड, यानी इसी को आप फिक्स्ड भी कह सकते हो। ठीक है, और आप इसी को कह सकते हैं, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्क्रीट, राइट, डिस्क्रीट फॉर्म, ये भी वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, क्वांटाइज्ड है यानी फिक्स्ड है या डिस्क्रीट है, राइट। और उसने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी न्यूक्लियस के जो आसपास जो है, जो एरिया है, कुछ अलाउड स्टेशनरी स्टेट है। क्या बोला उसने वर्ड, यूज द वर्ड, कि कुछ ऐसे जगह हैं जिनको हम बोलते हैं अलाउड स्टेशनरी स्टेट, यानी कि कुछ ऐसे ही जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, वो हर जगह नहीं हो सकता। तो अच्छा, वो जगह जो है उनकी खास बात क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को उन्होंने कैसे बताया, ये बताया कि भाई सीधी सी बात ये है कि एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए ये मान के चलिएगा कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, जो कि हम पाथ को सर्कुलर मान के चल रहे हैं, तो अगर वो r रेडियस मेंटेन कर रहा है और अगर इसका मास m है और अगर वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अगर वो v मेंटेन कर रहा है, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई देखो, जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, ठीक, शुड बी इक्वल टू क्या, उसे सीधी सी बात बोली, इट शुड बी क्या, इट शुड बी एक्चुअल में r क्रॉस p, r क्रॉस p। ठीक है बच्चे, जहां पे r क्या है, रेडियस, और p क्या हो गया, मोमेंटम। तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली इट शुड बी इक्वल टू r क्रॉस, इसमें क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं mv, लिख सकता ना। और अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको, इसे मैं आराम से लिख सकता हूं mvr sin थीटा। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इससे जो एंगल बनाएगा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है,
तो आपके जो थीटा हो गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है आपके 90, एंड साइन 90 कितना होता है 1, तो यानी कि ये आपका आ गया MVR। तो इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे आप बोलते हैं MVR, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मैथमेटिकली ही प्रूव्ड कि ये जो MVR है इट इज एक्चुअली इक्वल टू NH/2π। MVR इज इक्वल टू NH/2π। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन वही मूव कर सकता है, क्या सुनना, इलेक्ट्रॉन वही मूव कर सकता है जहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है यानी MVR, ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या बोला कि MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम जहां पर H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, ये बीच में रहेगा और सिर्फ वहीं पे रहेगा जहां पे NH/2π इन्वॉल्व हो, यानी कि H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पे n क्या है, n उन्होंने बोला शेल। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। उसे नहीं, इलेक्ट्रॉन सब जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे वो H/2π का इंटीग्रल उसे मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसने बोला था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, राइट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिनेट एनर्जी। डेफिनेट एनर्जी होगी और डेफिनेट उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, जो फिक्स होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, और जब वो उस शेल की बात कर रहे हैं और उसको बोला था क्लोज शेल, क्लोज एनर्जी, यानी कि एनर्जी उसकी फिक्स है, और इसलिए उन्होंने ये बोला था कि उन पाथ को जिसको इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है उसको उन्होंने बोला था स्टेशनरी पाथ, स्टेशनरी। तो उन्होंने कहा था कि अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर सर्टेन स्टेशनरी पाथ, यानी वो पाथ है जिनकी एनर्जी, ध्यान सुनना, जिनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है, तो चेंज नहीं हो सकती। कब तक? जब तक इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे मूव करता रहेगा। ये बात उन्होंने कही थी बोर ने। चलिए, ये बात पहली बात हुई, और इस पहली बात को मैं इस बोर्ड से अब मिटा रहा हूं क्योंकि ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके बाद क्योंकि हमारा फोकस है इन सारी चीजों पे, क्या, रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी ढूंढेंगे, काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में टोटल एनर्जी भी ढूंढेंगे। तो एक फॉर्मूला जरूर हम लिख देंगे यहाँ पे कि भाई MVR इज इक्वल टू NH/2π। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैं बहुत प्यार से आराम से ऐसे लिख देता हूं। चलो जी, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बात कही गई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो भाई वो तभी पॉसिबल है जब वो एक फोर्स मेंटेन कर रहा है। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स को मेंटेन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेंटेन कर रहा है यही उसे अलाउ कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अदरवाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घुस जाता अंदर, पर सेंट्रीपिटल फोर्स ये उसे अलाउ कर रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। और अगर आप इस सेंट्रीपिटल फोर्स को ढूंढना चाहते हैं तो कितना होगा, तो क्या है भाई, आप चेक करो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है किस किस के बीच में है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो ठीक समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन, चलिए कोई बात नहीं, बट न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस मींस प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स? इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ही प्रोटॉन है। कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, बहुत सिंपल, मैंने अभी तुरंत बोला एक इलेक्ट्रॉन, पता क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस, ध्यान सुनना बच्चे, जो न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हैं वो कितने प्रोटॉन्स होंगे वहां पे, वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे। बट इससे पहले एक बात आपको और मैं याद दिला दूं कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ध्यान सुनना बच्चे, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट, यानी जिस एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन हो उस पर एप्लीकेबल है। तो ये किस पे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, चेक करना जरा क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ध्यान सुनना, तो इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बट अगर मैं कहता हूं कि He पॉजिटिव इट जस्ट लाइक हाइड्रोजन,
तो आप इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हीलियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो उनका जो बात कहने का मतलब था कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कि लिथियम 1 2, ये भी कैसा हुआ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुआ। तो बोर का जो मॉडल है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसे अब रख कर देता हूं। अब अगर इसकी बात करेंगे तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो तभी पॉसिबल है जब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जिसको हम बोलते हैं mv²/r, ये कोई ना कोई जनरेट कर रहा हो, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कर रहा हो। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कौन कर रहा है, तो पता ये लगता है कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। अब न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स। बट मानिए प्रोटॉन्स जो है उसका नंबर कितना होगा वो डिपेंड करते हैं कि एटम कौन सा है। हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन 1, हीलियम तो 2, लिथियम तो 3। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर हाइड्रोजन के केस में कितने प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। कितना हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे 1, कितने प्रोटॉन होंगे 1। अगर मैं हीलियम की बात करता तो कितने 2, अगर लिथियम की बात करूं तो कितने होंगे 3, ठीक है। यानी टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहाँ पे कितना है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 2 3 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इस E से, यानी कि हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ZE से। तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया न्यूक्लियर चार्ज। तो आपने देखा कि आपको न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करने का एक मौका मिला। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आप ये तो पता करोगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितने लगा रहे हैं। तो कितने मतलब क्या, जितने भी प्रोटॉन हैं उनका नंबर बात करोगे। और नंबर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। देखिए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सिंपली रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या किया, Z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके और इसके बीच में है। और अब मैं ये देखता हूं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कितना है। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो Fe, चेक करना, Fe इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, और आप लिखते हैं Q1 Q2/R स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। अच्छा अब ऐसे लिखा आपने, अब जरा इसको जरा अप्लाई कर देते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है बेटा E, Q2 कितना है बेटा ZE, Q2 कितना है ZE, अपन क्या कर दो R स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आ गया, तो फॉर्मूला सिंपल आ गया, F इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और इसको लिख सकता हूं आराम से ZE²/R स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया। एंड एक्चुअल में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो तभी पॉसिबल है जब Fc इज इक्वल टू किसके, Fe के, तभी तो पॉसिबल। तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा आपका कि mv², चेक कीजिएगा, अपॉन R शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ZE²/R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बन गया। और इस फॉर्मूले को अब मैं क्या करता हूं कि इस फॉर्मूले का कलेक्शन रखता हूं अपने पास, ठीक है। क्या कलेक्शन है भाई, तो मेरे पास फॉर्मूला है mv²/R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ZE²/R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला मेरे पास एक आ गया है और बड़े प्यार से इसको मैंने मार्क करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और ये मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। जितनी बात कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, तो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, ठीक है बच्चा। चलिए इसे रब कर दो, चलिए जी। अब इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो बाद में ले सकते हैं, वीडियो आपके लिए तो है ही, चलिए एक ही बात।
अब बात ये आती है कि भाई अब आज का जो लेक्चर है, ये आज जो सेशन है, ठीक है, उसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो भाई रेडियस की बात करने वाले हैं पहली बार, फिर वेलोसिटी, फिर चलते रहेंगे आगे। अब रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए काम करते हैं, दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं रेडियस। लेट्स ट्राई, चेक चलिए। और यहां से स्पीड हम करेंगे स्लो, आराम से बात करेंगे, ठीक, बात करें। अब मैं करता हूं कि भाई मुझे रेडियस निकालना हो तो मुझे समझ में ये आता है कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक लिखा, चेक करते रहिए, गलती होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, तो क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये आ गया ze स्क्वायर अपॉन ये आ गया r स्क्वायर। चलिए, कहीं गलती की नहीं। अब अगर मैं इसको लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं, ठीक। अब मुझे निकालना है r, तो r मुझे दिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है यार, m से m तो कैंसिल हो सकता है, अगर डिवाइड करो, v से v कैंसिल नहीं होगा, और भी कुछ तो कैंसिल करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन नंबर 1 को करता स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं इस इक्वेशन नंबर 1 का मैं करने वाला हूं स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद इसे जरा लिख देता हूं। तो मैं लिखता हूं कैसे, आप चेक कीजिएगा, बहुत आराम से आएंगे बेटा, बहुत आराम से, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक करा, चेक कर दीजिए, बहुत आराम से करो, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये पाई का भी क्या हो गया स्क्वायर। तो दिक्कत, तो गलती की हमने, चलिए इसे एक काम करते हैं, स्क्वायर करने के बाद इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है हमको किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 एक बार और लिख देता हूं, तो mv स्क्वायर अपॉन r लिख लीजिएगा, ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और क्या था बेटा ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। तो जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, यानी हम अपने आप को यहां से बांट चुके हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे और यहाँ पे, दिख रहा है आप सबको। अभी काम कीजिएगा, जरा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं इसमें से कॉमन चीजें उड़ाने वाला हूँ, थोड़ा देखिए, थोड़ा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ खड़ा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक, ले लिया, चलिए। अब मैं क्या करूंगा, अब इंपॉर्टेंट बात ये मेरे साथ क्या है कि मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास चूंकि मार्कर है तो मैं रब कर सकता हूं। रब करने से मुझे आसानी क्या होगी कि देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, ऐसा करूंगा। एक m यहां पे है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आपको अगर मान थोड़ी सी दिक्कत होती हो, मैं काम और करता हूं, आपको और सिंपल करता हूं। ये मैंने क्या किया था, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस मेथड को ऐसे पसंद करते हो, वो ऐसे करते हैं। इसको मैं लिखता हूं, ध्यान सुनना, इसको मैं लिख दूं अपॉन 1, ठीक है बच्चा। तो एक काम करता हूं, मैं बहुत देखो साफ दिखता है, वैसे काटता चालू करता, लेकिन फिर मुझे कुछ याद आया कि यार एक काम करते, थोड़ा पेशेंस से चलते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान सुनना, इसको पूरा ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि m स्क्वायर, यहाँ देखिएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, आराम से बात करनी है, धरती बिल्कुल ठहर गई है, लॉकडाउन चल रहा है भैया। m स्क्वायर, टाइम बहुत है, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1, कोई दिक्कत। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था पहले m स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं। और अब जब इसको ले जाओगे ऊपर तो ये r ऊपर जाएगा, इंटू r हो गया, अपॉन क्या हो गया ये mv स्क्वायर। और हर एक स्टेप पर चेक कर लो, गलती होगी तो सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। चेक कीजिएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर लिख दिया, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया, ठीक कर दिया। अभी यहाँ पे क्या था, r था, ऊपर चला जाएगा, m स्क्वायर नीचे पहुंच गया। अब इसे काटना चालू कीजिए। चलो अच्छा रुक जाओ, कोई बात, थोड़ा काटने की जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। अभी कितना हो गया n स्क्वायर, ध्यान देखिएगा n स्क्वायर और ये h स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना है 4 पाई स्क्वायर, ध्यान देखिए, इज इक्वल टू या 4 पाई स्क्वायर, दिख रहा है आपको, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अच्छा इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या क्या ऊपर जा रहा है, ये पूरा ऊपर जा रहा है, ये वाला, तो ये कितना आने वाला है
ये आपके आने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये पहुंच गया ऊपर। अपॉन क्या आ गया? अपॉन ये आ गया 1 इंटू जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर, जेड ई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये देखते हैं, अब जब काटा काटी चालू करते हैं, क्या कटेगा? तो भैया मैं मिटा रहा हूँ, मैं मिटाऊंगा, आप काटा काटी करेंगे, मैं मिटाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे बाद में। अब एम वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, चलो। अच्छा और देखो क्या था, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर काटो, मिटा दो, जो मिटता मिटा दो। ठीक है, अच्छा देखो आप नीचे, यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे एम है नीचे, तो सिर्फ एम बचेगा। क्या क्या बचा? एम, ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपका जो भी आ रहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अभी 4 है, 4 से 4 चला गया। ठीक है जी, अब क्या, ये पाई 1 है या पाई 2 है, तो भाई 1 पाई थोड़ी जाएगा और 1 पाई रह जाएगा, यस आ गया। अच्छा और कुछ, एम है, इधर आर है, एन है, एच है, पाई, जेड, ई, एप्सिलॉन नॉट, कुछ आप देख नहीं रहा कटने को। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? फॉर्मूला बनने वाला है आपको चाहिए आर, तो आर इज इक्वल टू, ध्यान देखिएगा, आर इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, सबसे जरा ध्यान देखो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, चेक कीजिएगा कहीं गलती कर देखिएगा, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, एक लिख लीजिए। अपॉन क्या करूँ? अपॉन में क्या करूंगा कि भैया ये m तो नीचे आ जाएगा, तो m नीचे आ गया, और पाई नीचे था और z स्क्वायर आपका नीचे आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आना चाहिए r का फॉर्मूला, क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई z स्क्वायर। इसमें कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान देखा जाए तो कुछ चीजें कॉमन हो सकती है। क्या? अब देखिएगा, कुछ चीजें कॉमन हो सकती है और कुछ चीजें वेरिएबल होगी, यानी कुछ चीजें हमें चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एन जो है नंबर ऑफ शेल है, जो चेंज हो सकता है, एच चेंज नहीं होगा, फिक्स वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नेवर चेंज, पाई की वैल्यू विल नेवर चेंज, ई की वैल्यू विल नेवर चेंज, बट जेड चेंज होगा ना। तो दो चीज चेंज नहीं हो सकती, चेंज होगी, एक आपका एन स्क्वायर और एक जेड। अब एक काम करते हैं, इनके अलावा बाकी सबको जरा अलग कर लीजिए, तो पता ये लगता है कि मैं काम करता हूं ना, पहले मैं लिखता हूं एन स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया क्या क्या जेड। चलिए ठीक है, अब क्या बचा, अब मैं एच स्क्वायर को अलग लिखूं, एच स्क्वायर, और क्या लिख लूं, अच्छा एक काम करो, जो कि बुक में ऐसे दिया होगा उल्टा लिखा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात। एन स्क्वायर अपॉन, जो आप कंफ्यूज ना हो, एन स्क्वायर अपॉन क्या लिख दो बेटा, चेक कीजिए, एन स्क्वायर अपॉन जेड लिख दिया, ये और ये लिख दिया, ध्यान देखिएगा, ये और ये लिख दिया। अब क्या बचा, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर लिख दिया और क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपॉन क्या, अपॉन में आपने क्या छोड़ा है, एन छोड़ा है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां लिख रहे हैं, और यहां पे क्या था, पाई लिख दिया आपने, और कुछ, और क्या आपने लिखा, ई स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या हमने सही किया, चलो चेक करो, चलो चेक करो बहुत ध्यान से। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने अगर यहां गलती कर दी तो आगे आप गलती ही करने वाले हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ ठीक है भाई, आसान हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देखो कि ये जो चीज है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये फिक्स है। ठीक है, और अगर ये फिक्स वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 0.529। ठीक है, 0.529, और ये आपका आ गया है एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में। किसमें आती है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है बच्चे, तो आपका जो रेडियस का फॉर्मूला बन गया है, तो रेडियस का फॉर्मूला जो बन गया वो ये बन गया फाइनली। इससे भी मतलब ट्रिक है कि भाई आप ऐसे याद कर लो, लेकिन इसका जो डेरिवेशन ये है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जेई जो पूछता है वो आपको डेरिवेशन के बेसिस पूछता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैं जरा ध्यान नहीं देता हूँ, आर का फॉर्मूला ये था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आराम से चुपके से कि आर जो था मेरा, तो आर वॉज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया, अपॉन क्या कर दूं, एम, इधर पाई था और इधर हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आर का आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप आराम से पहले चेक कर लीजिए, सारे के सारे डेरिवेशन अभी हमने की है, चेक कीजिए फटाफट, गलत नहीं है, फटाफट चेक कीजिए।
ठीक है, देखिए बेटा, तो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, और रब करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। और जरा रब थोड़ा अच्छे से कर दूँ बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बोर्ड में, काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, आराम से बात करें। और मैंने तसल्ली सीखे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, अगर टाइम है तभी सीखें, जल्दबाजी है तो कभी और देख रहे वीडियो। एनीवे, अब बात आती है, हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फिर वो देखो वो फॉर्मूला। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो भैया देखा कि वो ऊपर वाला फॉर्म बता रहा है कि भाई मेरे अंदर वेलोसिटी है, बस सबके अंदर होती है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं क्या, वेलोसिटी। तो mvr इक्वल टू nh/2π से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, भाई देखो भाई, वेलोसिटी आपकी ये, तो वेलोसिटी आपकी कैसे निकलेगी, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, आपको r की वैल्यू करनी पड़ेगी पुट, जो की वैल्यू ये कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, लिखता हूं v should be equal to nh/2π, और यहां से क्या आ गया m और r इधर आ गया, तो ठीक कर फर्स्ट स्टेप चेक कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, ठीक है। देख मैंने बोला mvr इक्वल्स टू nh/2π है, और वेलोसिटी क्या होगी आपका ध्यान से, वेलोसिटी ये m और r नीचे पहुंच जाएंगे, तो nh/2π ऑलरेडी था और m यहाँ पे आ गया। अब r की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। अगर मैं r की वैल्यू को पुट करता हूं तो कितना हो गया, चेक करना, ये nh रहा अपॉन 2π इधर ही है, m ऐसे ही है। अब r क्या है, r ये अपॉन ये है, तो ये नीचे जाएगा, देखो जरा आराम से, ये कॉपी करना आराम से, n स्क्वायर करना है कॉपी, h स्क्वायर करना है, और क्या करना है, e0, अच्छे से कॉपी होगा, चेक करो, 1 2 3 n स्क्वायर h स्क्वायर e0। अब ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा भैया, ये आपका आने वाला m, आपका आने वाला पाई, आपका आना है वाला z e और इसका स्क्वायर। अच्छा आप चेक करो, जब काटाकाटी चालू करते हैं कुछ कटेगा क्या, चेक करो। तो चेक ये करते हैं भाई कि भाई पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, मैं मिटाऊंगा उसको, ओके। तो अब क्या करेंगे, पाई को आपने पाई से उड़ा दिया, पाई उड़ गई, पाई उड़ गई भाई, m से m उड़ गई, चलिए और कुछ उड़ेगा, तो n एक है यहाँ पे और या 2 है, तो एक n यहाँ उड़ गया और ये 2 उड़ गया यहाँ से, बताओ n यहाँ रह गया। अब क्या बच गया, h इधर है और यहाँ पे h इधर है, तो एक h ये उड़ गया, तो एक h यहाँ बच गया। आप कुछ उड़ सकता है क्या, कुछ भी नहीं उड़ सकता है। तो कितना आ गया, v इक्वल्स टू ये 1/2 आ गया, और फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं आराम से, z e स्क्वायर अपॉन क्या लिखो भाई, n h और एप्सिलॉन, ठीक। अब वही काम करते हैं भाई, चेक करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि भाई फिक्स होंगी, और फिर जरा मार्क कर लेते हैं। फिक्स होने वाली में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि हमने कुछ गलती तो नहीं है, चेक करो अच्छे से, बहुत आराम से चेक करो। mvr इक्वल्स टू nh/2π थी, ठीक है, तो v कितना हो गया, चेक करना, nh/2π m/r, चेक कर लो। अब क्या था, इसके बाद हमने क्या किया था, r की वैल्यू जब पुट की थी हमने, तो दोबारा सुनो, r की वैल्यू क्या पुट की थी, r की वैल्यू हमने पुट की थी n, ध्यान देखिएगा, n स्क्वायर, चेक करना एक मिनट, दोबारा लिख दो, छोड़ो दोबारा कर, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, इसे लिखते दोबारा लिखते हैं, n h था, चेक करना, n h अपॉन 2π m क्या r, r की वैल्यू क्या थी, ध्यान से सुनना बेटा, r की वैल्यू जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, n स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ऊपर पहुंच गया था क्या, ऊपर पहुंच गया था आपका m, यहाँ पाई और यहाँ z और यहाँ e स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक। अब इसे कैसे करते हैं, इसे ऐसे कर रहे हैं माय डियर कि आपने उड़ाया पाई से पाई, ध्यान देखो, ठीक है, और n आपका 1 था, यहाँ पे ऐसे आ गया, n आ गया, ठीक है बच्चा। आप दोबारा इसलिए करके दिखाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, h 1 यहाँ पे 1 h आ गया, ठीक है, अब कुछ नहीं आएगा, यानी ये आपका आने वाला था 1/2, ठीक है, z e स्क्वायर, चेक करना, z स्क्वायर अपॉन n h और e नॉट, चेक करो, ये आ ना, चेक करो, देख लीजिए ध्यान से, टेंशन नहीं, आराम से करो, टेंशन नहीं, मैं दुआ कर दिया आपके लिए कि अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा हो, तो 1/2 z स्क्वायर
एन एच एप्सिलॉन नॉट। अब क्या, अब माय डियर इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन चीजें वो क्या, मतलब जो कॉमन मतलब जो चीज कभी चेंज हो रही होंगी वो कौन सी होगी, एक तो वैल्यू चेंज होगी z की और एक वैल्यू चेंज होगी n की, दो चीज, इनको अलग कर लो भाई। और अगर मैं इनको अलग करता हूं तो कितना आएगा, कितना आएगा 1/2 इधर आ गया, ठीक है, ई स्क्वायर आ गया ऊपर, यहाँ पे कितना आ गया, अगर ई स्क्वायर आ गया नीचे क्या h और क्या आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो आपके पास आने वाला है वो क्या आ रहा है, इंटू कर देता हूँ ऐसे, इंटू जेड अपॉन एन, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यू को फिक्स है, सारी वैल्यू फिक्स है, इनको जरा आपको थोड़ा सा क्या करें, कैलकुलेट कर लीजिए, ये सारी वैल्यू फिक्स होती है। इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 2.18 इंटू 10⁶, तो ये कितना हो गया z अपॉन n, क्या क्या मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लाइक दिस, ऐसे, ठीक है बच्चा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेलोसिटी का हमने जो फॉर्मूला निकाला है याद रखता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया, चेक करो, ZE स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना आ गया बेटा, NH एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फॉर्मूला है, चेक करना, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है, V इज इक्वल टू, जरा से थोड़ा सा लाल कर दो लाल को, V इक्वल टू 1/2 Z स्क्वायर अपॉन NH नॉट, तरह से आप नोट कर लीजिए प्रॉपर। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है बच्चा, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मैंने उस स्टेप को थोड़ा सा दोबारा से कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं इस बारे में, और ये मैंने यहाँ पे ला दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसे इधर रब कर रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए डेरिवेशन आपके सामने कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी चीज रट के नहीं कर रहे, रट के करेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कर एक बात कर, अब आप वेलोसिटी निकाल चुके, रेडियस निकाल चुके, इसको आपने टिक कर दिया और इसको टिक कर दिया। अब आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, और वो कैसे निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² एवरी 1 मोमेंट। चलिए अब इसको जरा देखते हैं, अब मुझे क्या चाहिए इसमें वेलोसिटी। अब चेक कीजिएगा, हम यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ आए, अब आप आ गए काइनेटिक एनर्जी, तो ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हमारे क्या होगा, और ध्यान सुनने, ½ mv² m। अब आपको v का स्क्वायर करना है, तो v कितना है चेक करना है, v का स्क्वायर करना है आपको 1/2, आराम से लिखेंगे 1/2 ZE स्क्वायर कर दिया, अपॉन लिखता हूं NH और एप्सिलॉन नॉट। इसका मुझे करना स्क्वायर, इस पूरे का करना स्क्वायर, क्या आएगा चेक करो, 1/2 MSH आएगा, तो इसका स्क्वायर नहीं हुआ, v का स्क्वायर हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसको अलग से लिखता हूँ, ठीक है, 1/4 कर दोगे इसको, और कितना आ गया, अब चेक कीजिएगा, घबराना मत, Z स्क्वायर E4 आ गया, अपॉन क्या आएगा N स्क्वायर H स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, चेक करना, घबराने जरूरत बिल्कुल नहीं, अजीब सा आएगा, कोई बात नहीं, 1/2 यानी 1/4 हो गया, Z स्क्वायर हो गया, E4 हो गया, N स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर हो गया और E0 स्क्वायर हो गया। क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको मजा आएगा, अभी तो थोड़ा लग रहा होगा क्या चल रहा है ये, लेकिन इस वीडियो के अंत में आपको मैं ऐसी बढ़िया बात बताऊंगा, आपको मजा आएगा, चेक करना, इसके बेसिस पे आएगा भैया, ठीक है। तो बस आराम से पढ़ते रहो। अब क्या है, कितना आएगा, अब चेक करो भाई ये क्या है, मतलब क्या आ रहा है, 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/4 आ गया, तो अब जाहिर सी बात 70 कर दो, कितना आएगा 1/8, और m भाई साहब यहाँ पहुंच गए, ठीक, इनका कुछ भी नहीं हुआ था, m यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, Z स्क्वायर और e⁴ लिख दिया, ठीक है, m हो गया, ये हो गया, Z स्क्वायर e⁴ हो गया, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका आ रहा है n⁴ h⁴ और एप्सिलॉन नॉट का भी क्या है बेटा स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कितना आ गया, फिर भी एक बार और चेक कर लीजिएगा, 1/4 1/2 है, 1/8 आ गया है, यहाँ m, यहाँ Z स्क्वायर और आपका e⁴ आ गया,
और यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें कुछ ढूंढ लेते हैं, है ना, इसमें ढूंढते हैं भाई कुछ मिल जाए फिक्स। तो फिक्स क्या मिलेगा आपको भाई, फिक्स आपको इसमें क्या मिलने वाला है भाई, एम फिक्स होता है, ठीक है, एन फिक्स नहीं हो सकता, एच फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स। तो भाई जो फिक्स नहीं है उसे अलग से कर दो, जो फिक्स नहीं है उसे चेक करते हैं। तो जो फिक्स नहीं है उसको जरा मार्क कर लेते हैं पहले, नहीं सॉरी जो फिक्स है उसे मार्क करते हैं, ठीक है, जो नहीं है उसे मार्क कर लेते हैं। चलो इजी कौन सा है, जो नहीं है उसे मार्क कर लेना। चलो तो हम क्या करते हैं, फिक्स क्या नहीं होगा, जेड एटॉमिक नंबर, और क्या है शेल नंबर, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा हुआ तो भाई अभी क्या बनेगा, 1/8 ऐसे लिख दो, जहां पर रेड मार्क नहीं है उसे छोड़ दो, बाकी लिख देते हैं एम हो गया, और क्या लिख दो ई रेज़ टू पावर 4, ई 4 लिख दो, ठीक है। अपॉन क्या लिख दो बेटा, अपॉन इसे छोड़ दो, यहाँ लिखो एच स्क्वायर, लेंथ कांस्टेंट है, ई नॉट कितना आ गया, कितना आ गया 2, ई नॉट 2, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत आ रही है, फर्स्ट क्लास, ओके। अब इतना अगर आ गया आपका तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये सब कुछ हो चुका है, और इनटू आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इनटू आप करोगे किसको किसको चेक करना, जेड स्क्वायर, क्या बचा है यहाँ पे जेड स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है आपका एन स्क्वायर, ठीक है, सही कर रहे हैं, देखो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे फॉर्मूले में इन सबको आप कर दो क्या, कैलकुलेट। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 13.6, ध्यान सुनिएगा 13.6, और यहाँ क्या लिखो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है बच्चा। और ये जो आपकी वैल्यू आती है ये आती है इलेक्ट्रोवोल्ट में, जूल में नहीं आएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी। तो 13.6 टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, इसे आप नोट कर लीजिए, थोड़ा चेक कीजिए इसका कितना, ठीक है। डेरिवेशन आप चेक करते रहिएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखने वाली बात होती है। जरा ई मेरा जरा गंदा बन जाता है तो मैं आराम से आता हूँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम निकाली क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली हमने, देखो ये कुछ रटा नहीं बेटा, कुछ भी रटा नहीं मेरे को, आप मुझसे पूछो फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, लेकिन मुझे डेरिवेशन याद है, क्यों, क्योंकि तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से देखो 1/8, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1/8 हो गया है, और यहाँ पे क्या लिखा है एम लिख दूं, यहाँ क्या लिख दूं जेड स्क्वायर लिखूं, यहाँ पे ई लिखूं का 4, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं, एम लिख दिया, चेक करो जेड स्क्वायर ई 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिखो, तसल्ली बहुत बढ़िया है भैया, टाइम बहुत अच्छा खासा हमारे पास, एन स्क्वायर भी है और एच का भी स्क्वायर है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का भी क्या है हमारे पास स्क्वायर। चलिए कितनी बात हो, और भैया अपने लाल को आराम से लाल कर लो उसको भाई, रह भी तेरे पास आराम से, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, ठीक है। और एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला भी लास्ट में जो है काम आएगा, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 भैया, क्या जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और बाय डियर ये किसमें था, इलेक्ट्रोवोल्ट में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसको भी अपने लाल की तरह लाल कर लो, चलो भैया ये भी ठीक है, अच्छा फॉर्मूला। चलिए अब आता है पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जरा इसको मैं रब कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं आपसे बात कम कर पा रहा हूँ, बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान है, ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो चेक करना। पोटेंशियल एनर्जी होती है आपका F इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन होता है R। ये आपका हुआ किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का। अब R की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर R की वैल्यू को पुट कर दे उसके अंदर तो क्या मिलेगा, चेक करते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा। अब Q1 Q2 कितना होगा, अब यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा एक चीज का। देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर चार्ज, चेक करना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालना चाह रहे हैं। क्या सुनना, इलेक्ट्रॉन और जो आपके न्यूक्लियर चार्ज है Ze, उसके बीच में आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन कितना है, R रेडियस। बट इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, यानी आप लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, F छोड़ो, इसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी, ये हमेशा आप इसका जो आपका चार्ज है, राइट, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप देखें यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, यहाँ चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप मेंशन करो Q1 कितना है, E1 है, E है, ठीक है, और ये कितना आपका ZE, ठीक है। अब चार्ज की बात करो तो अब मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ये E लिखता हूं और यहां चार्ज लगाता हूं नेगेटिव, और ये ZE चार्ज पॉजिटिव, अपॉन क्या कर दूं R। तो ये आपका आएगा नेगेटिव में, कैसे बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब ये आपका आ गया ZE² अपॉन R, और ये यहां सुनिए बच्चा, यहां सॉरी, यहां पर वेरी सॉरी, यहां पर बच्चा आपका जो आने वाला है वो साइन आने वाला नेगेटिव, समझ सकते हैं आप, है बच्चा, यहां साइन क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। लेकिन अब R की वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं, R क्या है, ठीक, टेंशन मत लो, आराम से होगा, चेक करो। तो पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और नीचे लिखूं, क्योंकि ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब Z² तो वैसे लिख दो, कोई बात नहीं, Z² अपॉन R स्क्वायर नहीं R, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी है बेटा, R की वैल्यू ये अपॉन ये, तो इसको लिखूंगा नीचे और ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या करूंगा, R कितना हो गया बेटा, R हो गया आपका N² H² एप्सिलॉन नॉट। चेक करो, जरा सी गलती नहीं करना बेटा, N² चेक करो, N² H² E नॉट, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका, ये M आ गया, ये पाई हो गया, और ये ZE², ठीक है, सही करना, चेक करना, हर एक चीज को स्टेप को चेंज को आप चेक कर लीजिए। N² H² E नॉट चेक कर लो, M पाई ZE कितना 2, ठीक है फाइन, अब इतना आ गया। अब इसको जरा देखते हैं क्या काटा काटी हो सकती है। तो काटा काटी अब मैं चालू करूंगा, और इससे पहले मैं काटा काटी चालू करूं, आप सबसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि हम काटा काटी चालू करेंगे, ठीक है। अब काटा काटी चालू करेंगे तो हमारे देखिए ध्यान से, ये पाई है, यहाँ पे एक पाई से पाई चल रही, और कुछ आ सकता है, चेक कीजिए, और कुछ आएगा, हाँ कुछ लग चल रहा, कुछ लगेगा तो देखा जाएगा। हाँ, ये आपका Z है, यहाँ पे ZE है, यानी Z² E4 हो सकता है ना। अब क्या लिख सकते हैं इसको, इसे लिख सकते हैं 1/4, ऊपर के मल्टीप्लाई देना, पहले ऊपर के, यहाँ Z है, यहाँ Z है, तो इसको मैं Z² कर सकता हूँ, चेक करो, E² N², क्या लिख दूँ E4 और M, दोबारा देखिएगा, Z और Z² हुआ, E² E4 हुआ, और M तो यहाँ पे है, कुछ बचा नहीं। अब नीचे चलते हैं, नीचे आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, बट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट दो हैं, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अभी N² है, यहाँ पे क्या हो गया H², ये आ गया आपका, दोबारा लिखो प्यार से बिल्कुल, N² और H², ये दोनों ऐसे रहते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। अब इस पोटेंशियल एनर्जी में आप जरा ध्यान देखिएगा कि भाई क्या है। अब आप ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और हम ये ढूंढना चाहते थे कि भाई जो आपका काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है, चक्कर कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले देखो, उस फॉर्मूले देखो, M यहाँ है, चेक करना, M इधर है, Z² ये रहा, E4 ये रहा, N² ये रहा, H² ये रहा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, फर्क इतना है 1/8 का 1/4 का। अच्छा, एक काम करता हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, चेक करना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आने वाला है 1/8, चेक करना 1/8, और ये कितना आ गया, ये आपका आ गया Z² ऐसे रहा, E⁴, ये M हो गया, ठीक है बच्चा, अपॉन क्या रहेगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दिख रहा है आपको, N² दिख रहा है आपको, और H² दिख रहा है आपको, ठीक है, इनटू कितना है, इनटू है आपका 2, इनटू कितना है 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, चेक करना, इसका मतलब यहां लिखता हूं, इसका मतलब ये है
कि आप ध्यान देखो और बहुत ध्यान से देखना कि आपने अभी देखा था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी आई थी। अगर ये था ये 13.6 z² अपॉन n², राइट, ये था ना, अगर आप याद ये भी देखा हमने। यानी अब हम इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप ध्यान से कंपेयर करो तो इसको भी क्या ले सकते थे आप भाई, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको भी ले सकते थे आप क्या कि 13 दिख रहा आपको बोर्ड दिख रहा आपको वेरी गुड, क्या ये ले सकते हैं। ये आपको क्या दिखेगा चेक करना भाई, आपको दिख रहा है आपको। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन क्या, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ ये कि 13.6 चेक करना, इतने पोर्शन पे द्वारा लिख सकता हूँ 13.6 z² अपॉन n² इंटू 2, है ना, लिख सकता ना, उसको चेक कीजिए। यानी क्या पता लगा, पता ये लगा, यहां पे ध्यान देखिएगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल होती है, चेक करना, डबल होती है। डबल किसकी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली डबल ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है डबल किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी है, इसकी डबल होती है कौन, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए, नोट मत करना, स्क्रीनशॉट लो, नोट करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, इतना आपको याद रहेगा। और अब इसको मैं क्या करने वाला हूं मैं, अब मैं बात करने वाला लास्ट टॉपिक की, क्योंकि हम बात कर चुके हैं अब तक काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, और उसके बाद एक जबरदस्त बात सिखाने वाला हूं आयनेशन एंथैल्पी के बारे में, बताऊंगा भी आपको। चलो ऐसे अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। और रब करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, और ध्यान सुनना कि अब मैं बात करने वाला हूं टोटल एनर्जी। सुना बेटा, टोटल एनर्जी क्या होगा, बहुत सिंपल है। टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो ये होगी आपकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो पता ये लगता है बच्चा, तो पोटेंशियल एनर्जी है आपका एग्जैक्टली कितना है, 32, चेक करते हैं कितना आ गया, 2 इंटू 13.6 है ना, 2 इंटू 13.6 z², चेक करना, z² अपॉन n², ये ठीक है। पर पोटेंशियल एनर्जी किस में थी बेटा, माइनस में, चेक करो किस में थी ये, माइनस में, है ना, तो इसका एक्सप्रेशन किस में आएगा, माइनस में, ये बहुत बहुत बात है, ठीक है। और उसके बाद ये होगा, और प्लस आप क्या करने वाले हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है आपकी 13.6 z² अपॉन n², ठीक है बच्चों, कितना आ गया, तो आप चेक कीजिएगा, ये डबल है, ये ऐसा हो गया, तो इसका एक्चुअली कितना आ गया, ध्यान सुनना कि आपको आएगा आंसर माइनस का कितना, 13.6 क्या, z² अपॉन n²। तुम्हारी टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है, टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस का 13.6 z² अपॉन n²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब बेटा इसके बाद इस एक्सप्रेशन को मैं यहां लिख के, और अब आपके सामने कुछ बातें कहूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, बाद में वीडियो से ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं एक बार और लिखता हूं, और अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चे। तो टोटल एनर्जी में लिखता हूं, टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आई है, माइनस का 13.6 z² अपॉन n², ये आ गया, ठीक है बच्चा। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनो बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता हूं, यहां पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके ऐसा करते हैं, यहां पे न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के पास फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन, ये अरेंजमेंट है। दिस, अगर मान लीजिए ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, ये 4 है, जिसे आप K, L, M और N के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है, चेक करना, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, किस जगह, तो आप बोलोगे भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है इस जगह पे, ठीक है, पहली बात। उसकी एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी एनर्जी है कितनी, चेक करना। तो अगर आपको हाइड्रोजन के इस शेल पे, जो फर्स्ट शेल है जहां में इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी निकालनी हो, तो बहुत सिंपल सी बात, द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 z अपॉन n² eV, ये इसकी एनर्जी, ठीक है बच्चा।
आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये एनर्जी इसकी -13.6 Z² अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना है 1, शेल नंबर कितना है 1। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 1, शेल नंबर कितना है 1, और अगर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर भी 1, और अगर ये 1 है, ध्यान सुनना बच्चे, यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी कितनी होगी -13.6, यानी इस जगह पे जो एनर्जी कंटेंट है वो -13.6 है। अब आप बोलोगे कि सर -13.6 का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल है, -13.6 का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, राइट। उसकी अपनी एनर्जी कम थी तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पहुंच गया वहां पे। यानी इसने क्या किया, ये अपने आप को इस न्यूक्लियस से 13.6 एनर्जी दे के वहां पहुंच गया। ठीक है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, ध्यान सुनना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब जो होगा, जो हाइड्रोजन की बात कर, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेके होगा, और एनर्जी इसकी माइनस में। एक मिनट, अब आप में से बहुत लोग कहेंगे सर एनर्जी माइनस में समझ नहीं आया बात, मैं समझता बात को। अब ध्यान सुनना बच्चे, अब ये बताइए अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर सेकंड शेल है, मान लीजिए अगर शेल नंबर 2 पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है उसकी, तो एक काम करो ना, अरे यहाँ पे एनर्जी कितनी है तो Z की वैल्यू कितनी 1, ये तो 1 ही रहेगी, चलो इसे बंद कर देता हूँ, राइट, ये 1 हो गया। अब सेकंड शेल के लिए N की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 to the 4, यानी मुझे कितना पड़ेगा -13.6/4 कर दो, कर लेते कैलकुलेशन, तो 13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 4 3 12, है ना, तो 3 से 2 1 और 6 और 4 4 16, यानी 3.4, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, यहां आ रही है कितना बेटा, सेकंड शेल में वैल्यू आ रही है -3.4। ध्यान सुन, देख रहा आपको या नहीं दिख रहा है, लेट्स से लेता हूं, तो सेकंड शेल की जो वैल्यू आती है -3.4 क्या इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसे आप देखते रहेंगे, यहां और कम आएगी, यहां और कम है, और कम आएगी, समझ गए, बहुत ध्यान सुनना बच्चे। सेकंड शेल की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने लगे तो कैलकुलेशन से आपको आती है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की जो कि सेकंड शेल में। अब आपसे पूछा है कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट शेल से, तो भाई एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से जो कहूंगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो कितनी एनर्जी देने के बाद वो निकल जाएगा, तो भाई वो उसे जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो मैं बता रहा हूँ कितनी चाहिए। एनर्जी कितना है बेटा, यहाँ पे -13.6 एनर्जी लेके यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, राइट। अब इसको कितनी एनर्जी देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ध्यान सुनना बच्चे, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो हम कहेंगे कि इट इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो कैसा हो गया, आयनाइज हो गया। और किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है अपने आप को उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसे एनर्जी पक्का देनी पड़ेगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो कितनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, इतनी दे दो ताकि जीरो हो जाए, वो इतनी एनर्जी दे दो ताकि जीरो हो जाए। यानी कि अगर आप इसको 13.6 एनर्जी देंगे मतलब प्लस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जीरो। और जैसे ही उसकी एनर्जी जीरो हुई, इसका मतलब क्या निकलता है कि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर पहुंच गया। यानी फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को आपको 13.6 एनर्जी देने पे वो आराम से बाहर निकल जाएगा। आपसे पूछे कि सेकंड की बात करो, तो सेकंड वाले को कितना देना पड़ेगा, तो सेकंड कितनी है बेटा, सेकंड की वैल्यू कितनी है 3.4, इसे कितने देना पड़ेगा, प्लस का 3.4, यानी 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट देंगे तब कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है तो कहां पे है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी तो कहां पे होगा, किस शेल में होगा, क्या किसी शेल में होगा या नहीं होगा, यस होगा। उस शेल का नंबर क्या होगा, तुम्हारे उस शेल का नंबर ढूंढना बहुत आसान है। यानी दोबारा सुनो, जब किसी इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी जीरो होगी तो कौन से शेल में होगा, उस शेल को का जो नंबर है ढूंढना आसान है। चेक करते हैं, यहां चेक करते हैं एनर्जी जीरो कब होगी। ध्यान सुनना बच्चे, एनर्जी जीरो कब होगी, एनर्जी जीरो तब होगी जब आप m की वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी। चेक कीजिएगा,
जब आप n की वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज होता है तो उसके लिए शेल का नंबर क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या सीखा आज? आज हमने पहले डेरिवेशन सीखे, रेडियस के, वेलोसिटी के, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, और उसको हमने अप्लाई किया है कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, और हमने कहा था कि बोहर प्रपोज हिज मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। तो उस केस में क्या करोगे? यहाँ पे क्या था आपका? Z2 चेक करना बेटा, क्या था आपका? Z2 अपॉन n2। ठीक है, उस केस में हीलियम केस में क्या करें? Z की वैल्यू कितनी होगी? 2। लिथियम केस में Z की वैल्यू कितनी होगी? 3 एंड सो ऑन। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है तो इस एनर्जी का लेवल भी डिफरेंट होगा। बट बोहर ने जो अपना मॉडल जो प्रपोज किया है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन टू आस्क, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा सा इस वीडियो में मैथ्स ज्यादा थी और मैंने बहुत आराम से इसलिए बात की क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे बायो वाले बच्चे भी देख रहे हो और जिनको आराम से समझने की जरूरत है, तो मैंने खास तौर से उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत आराम से बनाई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड डे।